दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या टॉपिक है दोस्तों? सौर मंडल में पृथ्वी। यह क्लास इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सुपर टेट के लिए, डी ट्रिपल एसवी के लिए, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें जियोग्राफी आती है। यह क्लास दोस्तों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपना टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात लगभग पूरे सौर मंडल के बारे में स्टडी करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। दोस्तों, रात में जब हम लोग गर्मियों के मौसम में छत पर सोते हैं तो आसमान की ओर देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इन तारों में हर तारे की जो चमक है वह अलग अलग होती है। कुछ अधिक चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं। इस तरीके से ये आसमान में चमकते हैं। और आप कॉर्नर में एक चित्र देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो चित्र दिया गया है, ये दिया गया है आपका सौरमंडल। क्या है? इसमें सारे के सारे ग्रह दिए गए हैं। जो मध्य में आप लोग देख पा रहे होंगे, यह सूर्य है, बुध है ग्रह। फिर उसके बाद देखिए सूर्य क्या है, केंद्र में है। और उसके बाद जो ग्रह दिए गए हैं, बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, प्लूटो। प्लूटो अब ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, इस चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। बिल्कुल दोस्तों, सभी लोगों ने चंद्रमा को जरूर देखा होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने चंद्रमा को ना देखा हो? सभी लोग देखते हैं और चंद्रमा की चमक से भी परिचित हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जाता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात है या अमावस्या होती है। इस दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो तारे हैं उनको आप भली बात देख सकते हैं और उनकी चमक को समझ सकते हैं और परख भी कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन्हीं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, दिन में हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, या विभिन्न प्रकार के जो तारे हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, वो मून क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? रीजन यह है कि जो सूर्य है, इसका जो प्रकाश डियर स्टूडेंट्स होता है वो इतनी तेज होता है कि उस प्रकाश की वजह से इनकी चमचमाहट, इनके चमकीलापन सब क्या होता है कि सूर्य प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सब क्या होती हैं? वो सारे के सारे
खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य में खुद की ऊष्मा है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, सूर्य का सबसे अधिक टेम्परेचर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कुछ खगोलीय पिंडों के बारे में अभी बताया है। ये आकार में भी बड़े होते हैं और इनमें खुद की ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं? सूर्य। इसके अलावा आसमान में जितने भी तारे चमक रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए दोस्तों, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य काफी नजदीक है। जितने ग्रह हैं, उन ग्रहों के नजदीक क्या है? केंद्र में सूर्य है। इसलिए सूर्य भी एक तारा है। खुद की इसके पास ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। तो इसका प्रकाश और ऊष्मा हम लोगों को पता चलते हैं। दिन में सूर्य निकला हुआ है, इसलिए दिन है। अगर सूर्य प्रकाश न हो तो रात्रि कही जाएगी। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से पता चलता है 46-47 टेम्परेचर पर कि सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की ऊष्मा है, वो कितनी पावरफुल होती है। देखिए दोस्तों, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से समझे आप लोग कि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये दोस्तों नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। देखिए, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि हम सभी लोगों ने आसमान में देखा होगा। 7 तारों का एक झुंड होता है जो एक विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं या विभिन्न प्रकार की आकृति दिखाई पड़ती है और हम कहते हैं देखिए 7 तारों का समूह है, यह सप्तऋषि है। क्या है? सप्तऋषि है। सप्तऋषि का मतलब होता है कि इसमें 7 तारे हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग होता है। किसका होता है दोस्तों? अर्सा मेजर का यह भाग होता है। चित्र 1.1 देखेंगे। ये देखिए, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। ये देखिए, एक बच्ची है, ये देख रही है ध्रुव तारा सामने एकदम। और इसके बाद संकेतक तारे आपको दिख रहे होंगे 7। देखिए, एक, यहां से आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सप्तऋषि है। देखिए, विभिन्न प्रकार की, लगभग कुछ मिलती जुलती एस प्रकार की या 5 प्रकार की आप कह सकते हैं। 5 जो नंबर होता है, 5 अंक होते हैं, 5 जो होता है नंबर सीरीज में, उसकी तरह की आकृति या एस की जैसी आकृति है। तो ये भी इसका एक बढ़िया सा चित्र है। आप फिर से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं सप्तऋषि के बारे में। देखिए दोस्तों, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखिए, ध्रुव तारा क्या है? जो उत्तरी तारा, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। जब प्राचीन राजाओं के समय में जब घड़ियां नहीं थी, तो लोग किस तरीके से अपना टाइम चेक करते थे कि रात के कितना टाइम हो गया है, कितना बज चुका है, कौन सी पहर हो गई है।
इन सब की जानकारी के लिए वह ध्रुव तारा का उपयोग करते थे, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वह हमेशा उत्तर दिशा को ही प्रदर्शित करता था। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि चित्र 1.1 में अभी आपने देखा है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यहां से ध्यान रखिए दोस्तों, और यहां तक ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जिनमें ना तो खुद की ऊष्मा होती है, ना ही प्रकाश होता है। उनको ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वीनस। ये सब क्या है? ये सब के सब ग्रह हैं। इनके पास ना तो खुद की ऊष्मा है और ना ही क्या है, खुद का प्रकाश है। अगर सूर्य ना निकले तो आप इमेजिन करो, क्या पृथ्वी पर दिन रात की घटनाएं होंगी? नहीं होंगी दोस्तों। जब सूर्य ही नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी तक नहीं आएगा तो क्या होगा? रात की रात रहेगी। देखिए दोस्तों, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है। ग्रह जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेनेट। और ये ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पार भ्रमक। क्या होता है दोस्तों? पार भ्रमक अर्थ होता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा कि केंद्र में सूर्य है और उसके आसपास एक वृत्ताकार गति करते हुए ग्रह क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अपने स्थान पर भी घूम रहे हैं, प्लस उस सूर्य के आसपास भी घूम रहे हैं। एक वृत्तीय पथ में, किसमें? वृत्तीय पथ में घूम रहे हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखोगे तो चंद्रमा की तरीके प्रतीत होती है। तो ये चमकती क्यों है पृथ्वी? क्योंकि इसको प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने का कार्य सूर्य करता है। क्या करता है दोस्तों? सूर्य करता है। देखिए, कुछ रोचक तथ्य, जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब आपके सामने दोस्तों यह चित्र रहा, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने चित्र है, थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सौर मंडल का ये चित्र है। बीच में सूर्य आपको दिख रहा है, बुध दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर मंगल दिख रहा है, ठीक है, पृथ्वी है, शुक्र है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी है जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। फिर बृहस्पति है, फिर शनि, यूरेनस है। इतनी चीजें हैं। बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, एस्ट्रॉइड लेयर है, वो किस किस के बीच है, तो आप कह सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। सूर्य के पास बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये चार ग्रह हो गए। फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी है, इसके बाद बृहस्पति है, शनि है जिसको सैटर्न कहते हैं, यूरेनस है। इतने ये ग्रह हो गए, आपने जैसा कि देख लिया। और सबसे आखिरी में नेपच्यून है। क्या है दोस्तों? नेपच्यून है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, अर्थात उपग्रह भी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है?
सभी ग्रह हैं दोस्तों, सभी तारे सितारे उसी में आते हैं। और सूर्य भी आता है। सूर्य मुख्य रूप से है। सूर्य और विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं, ये सब चीजें सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आप लोग डियर स्टूडेंट्स जरूर याद रखें। आइए देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका हेड कौन है? सूर्य है। क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों तक क्या है? अपनी ऊष्मा भी पहुंचाता है, प्रकाश भी पहुंचाता है। तो आइए अब पढ़ेंगे हम लोग सूर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, क्लियर है। ये एकदम सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसके आसपास क्या है? सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी है दोस्तों? बस यही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए दोस्तों, शब्द की उत्पत्ति, इसे भी थोड़ा सा पढ़ लें। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का, ग्राफिया क्या होता है? पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। दोस्तों देखिए, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने, थोड़ा सा समझ लें। जैसे जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियोइड्स, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हम लोग देखेंगे ग्रह। ग्रह दोस्तों टोटल अपने पास 8 हैं। कितने हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार आप फटाफट देख सकते हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून है। अब आपको एक चीज और बता दें, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रॉइड लेयर कहते हैं, और हिंदी में इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। दोस्तों एक बार अगर आप हिंदी में भी पढ़ लोगे तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। 8 ग्रह हो गए। इन सबका डैडी कौन है? सूर्य। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। कौन वाली कक्षा? अपनी वाली दोस्तों कक्षा नहीं। जो ये ग्रह एक वृत्ताकार पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिस पथ में चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन का समय लगता है। और दोस्तों पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? फटाफट बताइए, बताइए दोस्तों। 365 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। देखिए,
शुक्र जो ग्रह है इसे भोज का सॉरी साय का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं किसको? शुक्र को। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यह जुड़वा कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है लगभग किससे मैच करती? पृथ्वी से मैच करती हुई है। इसलिए अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त देखिए दोस्तों अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरियस जिसको कहते तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अर्थात तब इन्होंने इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया था अगस्त 2006 में। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इसको भी समझे, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। इसके बारे में जो अध्ययन करेगा वह क्या कहलाएगा? खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगा हुआ है। अर्थात कैसी गैलेक्सी होती है, कैसे ये तारे टिमटिमाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितनी दूरी पे सर्चिंग में। देखिए अमेरिका भी लगा है, चीन भी लगा, रूस भी लगा, भारत भी लगा, लगभग पूरे पृथ्वी के जितने कंट्री हैं लगभग सारे के सारे कंट्री सर्चिंग में लगे हैं। वो समुद्र में घुसे पड़े हैं, पूरा चेक करने में लगे हैं इसके अंदर कौन कौन से खनिज संसाधन है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज संसाधन है, पृथ्वी के बाद ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह नए नए सर्च कर रहे, कौन कौन सी गैलेक्सी या आकाशगंगा खोजी जा रही हैं। अब वक्त आ गया दोस्तों अपनी प्यारी सी पृथ्वी के बारे में पढ़ने का। बिल्कुल दोस्तों, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसके पहले बुध और शुक्र थे। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास, देखिए सूर्य से दूरी में पूछा जाए तो यह तीसरा ग्रह है, ध्यान रखें। और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान आकार। क्या होता है भू आप का? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, जल, ऑक्सीजन गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी वायुमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीजन है वह श्वसन क्रिया के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यह पृथ्वी पर 21% वातावरण में 21% होती है। वायुमंडल में 21% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है। देखिए पृथ्वी का जो डिवाइडेशन है, इसके मध्य से एक विषुवत रेखा है, काल्पनिक रेखा है। इसके आसपास जो भी कंट्री, जो देश हैं, उनमें टेम्परेचर कैसा रहता है? लगभग समान रहता है, ना तो बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है। अब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इस एरिया में जो भी कंट्री होंगी, जो लोग रहते होंगे, वहाँ पर अधिक ठंड होगी। लेकिन एक बात आती है कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा तक जो कंट्री हैं, उनका जो तापमान है दोस्तों वो अधिकतर बदलता रहता है। सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, सारे के सारे मौसम अच्छे से उसमें होते हैं। यही कंडीशन दक्षिण में भी होती है। और विषुवत रेखा से अगर आप दक्षिण में जाएंगे, कहाँ तक? मकर रेखा तक। मकर रेखा 23.5 दक्षिण में होती है। कर्क रेखा उत्तर में विषुवत रेखा से 23.5 उत्तर में होती है। तो मकर रेखा की बात कर रहे थे। विषुवत रेखा से मकर रेखा तक जो है वहां पर भी मौसम में परिवर्तन काफी देखने को मिलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष अगर अब पृथ्वी को देखा जाए तो वो नीली दिखाई पड़ती। इसकी वजह है 2/3 पर पानी। तो आप 2/3 को समझ लो। 2/3 का मतलब होता है कुल भाग 3 है
और उसमें से जो 2 भाग है उसमें पानी है। कुल भाग 3 है और उस पे जो शेष जो 2 भाग है वह बचा पानी। अर्थात 3 टोटल हिस्से थे, 2 पर पानी, 1 पर सिर्फ जमीन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है? सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का केवल ये 1/4 है, अर्थात 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह क्या है? अपनी पृथ्वी की सबसे नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना दूर स्थित है? 3,84,400 किलोमीटर दूर यह स्थित है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पहले देखिए एक रोचक तथ्य देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। डेट क्या थी? 20 जुलाई 1969। अब देखिए दोस्तों, उपग्रह समझ लेते हैं क्या मैटर होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, मुखिया अपना सूर्य है। सूर्य के अगल बगल पृथ्वी घूम रही, बुध घूम रहा, शुक्र और बृहस्पति, सारे के सारे ग्रह घूम रहे। अब इन ग्रहों के अगल बगल जो घूम रहे हैं उनको नाम उपग्रह दिया गया है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। कौन कौन से दोस्तों? चलिए अंडरलाइन कर देते हैं। इनसेट है, IRS है, एडुसेट इत्यादि कुछ उपग्रह हैं जो मानवों ने बनाए हैं और ये अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं। अब क्यों छोड़ रखे हैं? ताकि उस अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल सके। बहुत सारी हॉलीवुड मूवी हैं जो स्पेशली स्पेस पर ही बनती हैं और इस टाइम एक फेमस व्यक्ति हैं जिनका स्पेस से बड़ा लेना देना है, एलन मस्क। वो कुछ ना कुछ दोस्तों स्पेस के बारे में बताते ही रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, चित्र 1.4 मानव निर्मित उपग्रह रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, सारे के सारे चित्र आपने देख लिए। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई चांस अगर आपसे यूपी स्टेट में, यूपी पीसीएस स्टेट देखिए स्टेट पीसीएस में पूछा जाए, सीजीएल में या सुपर टेट में, आरओ में पूछा जा सकता है जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेती है, तो आप कह सकते हैं लगभग 27 दिन। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा कौन सा? सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इस बात को आप जरूर याद रखें। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह, क्या समझना है? क्षुद्र ग्रह के बारे में समझना है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। चित्र आपको दिखाई पड़ गया होगा 1.5। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और इस पट्टी को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। इंग्लिश में एस्टेरॉयड लेयर भी कहते हैं। चित्र देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह
ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। चित्र यह देख सकते हैं, एक पत्थर जैसा है, बस ऐसे ही होते हैं दोस्तों। अब देखेंगे उल्का पिंड। अक्सर आपने सुना होगा कि उल्का पिंड टूटकर पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब ऐसी घटनाएं होने वाली हैं या ऐसा कुछ होने वाला है, इस टाइप की खबरें आपने न्यूज में अक्सर सुनी होंगी। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड की बस इतनी परिभाषा याद रखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पत्थर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, वो उल्का पिंड कहलाते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो उनमें ऊष्मा 100% होगी और साथ में प्रकाश भी। जब ऊष्मा है तो प्रकाश भी होगी। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, अर्थात गिरने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। देखिए, आकाशगंगा या मिल्की वे, गैलेक्सी, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध सीधा अंतरिक्ष से, स्पेस से। और दोस्तों, स्पेस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है? एक प्रणाली। एक ये चित्र देखिए दोस्तों, चित्र 1.6 आकाश गंगा। क्या है? आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें। देखिए, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ये देखिए दोस्तों, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, अर्थात सबसे बड़ा ब्रह्मांड, उसके अंदर आकाशगंगा, उसके अंदर सौरमंडल, उसके अंदर पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर दोस्तों हम लोग। तो सोचिए, हम लोग ब्रह्मांड से कितने छोटे। ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि इस पे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ खोजकर बताते ही रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है कि उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। ये था आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास का। और इसके जस्ट बाद जो आपको मिलेगा, इसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। क्या मिलेंगे? शॉर्ट नोट्स। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।